नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलते हैं। पहले कल जो अंत में पूछा गया प्रश्न था कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शंस थे हमारे पास विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, एशियन विकास बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो इसका आंसर था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ये पास किया गया और 1945 में इसकी स्थापना हुई, ये अस्तित्व में आया। ये दूसरी जो एक रिपोर्ट है, ये एक और रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थापित किया गया। जिसमें अभी वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। इससे पहले अभी कुछ समय पहले तक 189 सदस्य देश थे। अभी हाल ही में इसमें एक यूरोप का एक माइक्रो स्टेट जुड़ा है जिसका नाम है अंडोरा। अंडोरा एक माइक्रो स्टेट है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है और ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। तो अभी IMF में कितने सदस्य देश हो गए हैं? 190 सदस्य देश हो गए हैं और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक में भी 190 सदस्य देश हो गए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि IMF में यदि कोई सदस्य देश जुड़ता है तो स्वतः ही वर्ल्ड बैंक का भी यानी विश्व बैंक का भी सदस्य देश हो जाता है। और ये दोनों को संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय ने किस योजना के अंतर्गत 14 एयरो ड्रोन स्थापित करेगी? 14 एयरो ड्रोन स्थापित करेगी। ऑप्शन है उड़ान योजना, रन फॉर सी योजना, जल यात्रा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उड़ान योजना। जहाजरानी मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि उड़ान योजना के अंतर्गत वो 14 एयरो ड्रोन स्थापित करेगा और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश में समुद्री विमान पर्यटन को विकसित करेगा। ये अभी सी प्लेन योजना जो शुरू की गई, सी प्लेन सर्विस शुरू की गई गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, तो उसी के साथ ही इस योजना की भी घोषणा की गई है जहाजरानी मंत्रालय द्वारा। और ये भारत के 14 क्षेत्रों में सी प्लेन जैसी पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ये पानी में समुद्री विमान को विकसित करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से इस योजना को लागू करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी में सी प्लेन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी में सी प्लेन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो जेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्पाइस जेट। स्टैचू ऑफ यूनिटी में सी प्लेन स्पाइस जेट के द्वारा संचालित किया जा रहा है और स्पाइस जेट ने उड़ान योजना के तहत 18 समुद्री मार्गों को यहाँ पर प्राप्त किया है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया है? बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की सूची में शामिल किया है। भारत का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे पास सुंदरवन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को का एक कार्यक्रम है मैन एंड बायोस्फीयर, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसके तहत वो बायोस्फीयर रिजर्व्स को वर्ल्ड नेटवर्क में सूचीबद्ध करता है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी उसने ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में वर्ल्ड नेटवर्क में सूचीबद्ध किया है। और यूनेस्को ने इस राष्ट्रीय उद्यान को एक अति महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के रूप में वर्णित किया है और ये भारत का 12वां 12वां 12th
बायोस्फीयर रिजर्व होगा जो यूनेस्को में सूचीबद्ध है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व आता है या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है, और मध्य प्रदेश का ये तीसरा स्थान होगा जो वर्ल्ड नेटवर्क या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल हुआ है। इससे पहले जो दो हैं पंचमढ़ी और अमरकंटक, पंचमढ़ी और अमरकंटक जो हैं वो मध्य प्रदेश के दो और ऐसे स्थल हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत, प्रोग्राम के तहत विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो कि अभी हाल ही में खबरों में देखा गया, किस संगठन की वाणिज्यिक शाखा है? ऑप्शन है हमारे पास DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा इसरो। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा है जो अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, और इसके प्रमुख कौन है? के सिवन, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस समूह ने 50 साल के पट्टे पर बेंगलुरु हवाई अड्डे का प्रभार लिया है? बेंगलुरु हवाई अड्डे का प्रभार लिया है। ऑप्शन है यहाँ पर टाटा समूह, अडानी समूह, बिरला समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अडानी समूह। अभी अडानी समूह ने हाल ही में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के माध्यम से 3 हवाई अड्डों जैसे बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर हस्ताक्षर किया गया है। तो अभी अडानी ग्रुप के पास बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार आया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, केवड़िया पर्यटन सर्किट का विषय क्या है? केवड़िया पर्यटन सर्किट का विषय क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है शांति, ज्ञान और विज्ञान, एकता और संस्कृति। तो इसका आंसर होगा एकता। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले में जो केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो परिसर है, जो कंपाउंड है, उसमें 17 पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और इन 17 परियोजनाओं को केवड़िया पर्यटन सर्किट कहा जाता है जो एकता की थीम पर आधारित है। एकता की थीम पर, जैसे एकता मॉल और एकता आरोग्य वन, ऐसे कुछ परियोजनाओं का, जो पर्यटन परियोजनाएं हैं, उसका उद्घाटन किया गया, जो 31 अक्टूबर को किया गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बीच पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है? किस राज्य ने कोविड-19 के बीच पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, राजस्थान सरकार। तो इसका आंसर होगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बीच पटाखों की बिक्री पर जो है पूर्ण रोक लगा दी है। अशोक गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका मानना है कि आतिशबाजी से निकले धुएं के कारण कोविड-19 रोगियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी परेशानियां हो सकती हैं। जैसा कि अभी सर्वेक्षण में पता चला, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि पटाखों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, आतिशबाजी है, उससे जो धुआं निकलेगा उससे रोगियों के साथ साथ अन्य लोग भी परेशान होंगे। तो उसी को आधार बनाकर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पटाखों या आतिशबाजियों पर रोक लगा दी है अपने या राज्य में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील का उद्घाटन कहाँ किया? मानसर झील का उद्घाटन कहाँ किया? मानसर झील का है, मानसर विकास परियोजना शुरू हुई थी और उसका वो कंप्लीट हुआ है, वो पूरा हुआ है, तो उसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा जम्मू। जितेंद्र सिंह ने अभी मानसर झील का जो उद्घाटन किया वो जम्मू में किया, और मानसर झील वर्ष 2005 से ही रामसर साइट है, रामसर स्थलों की सूची में है, और इसके साथ साथ विश्व सांस्कृतिक रूप से विश्व विरासत स्थलों की सूची में, प्राकृतिक रूप से विश्व विरासत स्थलों की सूची में ये शामिल है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के किस देश के फैसले को
खारिज कर दिया है? भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के किस देश के फैसले को खारिज कर दिया है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने का फैसला लिया है, जिसको भारत ने खारिज किया है। और ये गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम में स्थित एक अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा है। यदि हम इसे मानचित्र में देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। ये पूरा पीओके कहलाता है। और पीओके में जो आपको ये ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है ये आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और ये पीले रंग का जो है, येलो कलर का है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र कहलाता है। और ये ब्राउन कलर में जो आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया हुआ है। और इधर का जो क्षेत्र है जो 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान चीन द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है। तो ऑक्युपाइड बाई चाइना सिंस 1962 इंडो चाइना वॉर। क्लियर है? तो ये जो क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान, इसको पाकिस्तान अपना एक नया प्रांत घोषित करने का फैसला लिया है उसने, जिसको भारत ने खारिज किया है। तो चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है पृथ्वी 2, अग्नि 2, ब्रह्मोस, राफेल। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मोस। तो सुखोई विमान ने से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया गया बंगाल की खाड़ी में। और ये इस परीक्षण में सुखोई MKI-30 विमान ने करीब 3 घंटे की उड़ान भरी थी। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, जो वीडियो के अंत में पूछा जाता है। क्या है प्रश्न? हाल ही में मध्य प्रदेश के शहरी निकायों को मजबूती प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया। एशियाई विकास बैंक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आपको टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध हो जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको और भी प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो कि क्विज़ के रूप में होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।